नर युग्मक जनन। देखिए नर युग्मक जनन क्या है? पहले टॉपिक का नाम क्या था? परागकोश की संरचना। दूसरे टॉपिक का नाम क्या था? दूसरे टॉपिक का नाम था लघु बीजाणु जनन। तीसरा टॉपिक था लघु बीजाणु अर्थात परागकण जो बनता है वो कैसा दिखता है। उसके बाद में था परागकोश का स्फुटन और अंतिम टॉपिक जो है वो है नर युग्मक जनन। देखिए नर युग्मक जनन का मतलब है कि जो हमने बात की थी परागकण की, ये परागकण जो है वो किसी भी परागकोश से जब किसी वर्तिकाग्र पर जाता है ना, जब कोई पोलन ग्रेन एंथर से कहां जाएगा? स्टिग्मा पर जाएगा। अब वो स्टिग्मा डिपेंड करता है उसी फूल का है या किसी दूसरे फूल का है, मतलब किसी दूसरे पादप के फूल का है, तो वो अलग अलग बात है। पर परागण स्वपरागण वो बाद में हम अलग टॉपिक है पूरा। अभी केवल हम ये बात कर रहे हैं कि जो परागकण परागकोश के स्फुटन से बाहर निकला, वो बाहर निकलने पर कहां जाएगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा। और वर्तिकाग्र पर जाने के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन होंगे, या परागकण जब परागकोश के अंदर होता है तब उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, उसी को हम नर युग्मक जनन के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो नर युग्मक जनन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है परागकण के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए परागकण था जिसको हमने कहा था कि ये एक अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कोशिका होती है और इसके अंदर जो नर युग्मक जनन है वो दो भाग में होगा। एक परागण से पूर्व परिवर्धन और दूसरा परागण के पश्चात परिवर्तन। परागण से पूर्व परिवर्तन और परागण के पश्चात परिवर्तन किस प्रकार से होगा? देखिए परागण से पूर्व परिवर्तन का मतलब होता है परागकोश के अंदर परागकण है, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, परागकोश का स्फुटन नहीं हुआ है, उस समय परागकण के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। और परागण के पश्चात परिवर्तन का मतलब होता है कि परागकोश का स्फुटन हो गया है और परागकोश के स्फुटन होने के बाद में वो वर्तिकाग्र पर चला गया है और वहां पर उसमें क्या बदलाव होंगे, ये दोनों ही पार्ट के अंदर हमने इस पूरे नर युग्मक जनन को डिवाइड कर दिया है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है परागण से पूर्व परिवर्तन। परागण से पूर्व परिवर्तन। देखिए इस प्रकार के परिवर्तन के अंदर जो कोशिका होती है, ठीक है, ये कौन सी कोशिका है? ये कोई भी परागकण की कोशिका है। ये हमने क्या बनाया? बाहर वाला आवरण एक्साइन और ये हमने क्या बनाया? इंटाइन। इसके अंदर कोशिका होती है। अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा? इस कोशिका के अंदर होगा असमान समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये कोशिका खुद किससे बनी है? अर्धसूत्री से बनी है, अर्थात इसके अंदर हाफ क्रोमोसोम है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। परागकण की बात कर रहे हैं, ये परागकण है और परागकण के अंदर की जो कोशिका होती है वो खुद परागकण मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसके अर्धसूत्री विभाजन से बनी है, तो इसमें हाफ क्रोमोसोम है।
और इस कोशिका में क्या हुआ, असमान समसूत्र विभाजन हुआ। ये असमान समसूत्र विभाजन कहां हुआ है, तो ये असमान समसूत्र विभाजन हुआ है परागण से पूर्व, अर्थात परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर विभाजन हुआ है। इस टाइप का जो डेवलपमेंट है उसको हम प्रिकोशियस टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं, प्रिकोशियस टाइप का, या फिर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट कहते हैं, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। क्योंकि अभी तक परागकण कहां है, परागकोश के अंदर, बीजाणुधानी के अंदर है, इसीलिए हमने उसको एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट बोला है। प्रिकोशियस होता है ये क्योंकि ये परागण से पहले हो गया है, या इसको अपन इन सीटू भी कहते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। ठीक है, परागण अभी नहीं हुआ है, परागण से पहले ही क्या हो रहा है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है परागण के अंदर, इसलिए उसको हमने इन सीटू भी कहा। तो देखिए क्या क्या चीजें, वापस हम बात करते हैं। परागण से पूर्व परिवर्तन, परागण से पूर्व परिवर्तन में परागकण होता है, सामान्य इसका स्ट्रक्चर है, बाहर वाला एक्साइन हो जाएगा, स्पोरोपोलिन का आवरण है, अंदर वाला इंडाइन हो जाएगा, सेल्यूलोज और पेक्टिन का आवरण है, अंदर की तरफ कोशिका का केंद्रक है, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका के केंद्रक में अब क्या हुआ, असमान समसूत्र विभाजन, और असमान समसूत्र विभाजन से दो कोशिका बन जाएगी। एक तो जो कोशिका बनेगी वो आकार में बड़ी होती है, और एक जो कोशिका बनेगी वो आकार में छोटी होती है। तो जो आकार में बड़ी होती है, जैसे यहां पर मैंने बना दिया, जो आकार में बड़ी है ये, वापस देखिए क्या हुआ था, परागकण के अंदर असमान समसूत्र विभाजन हुआ था, उससे ये जो अंदर उपस्थित एक केंद्रक है, उससे दो केंद्रक बन जाएंगे। एक तो ये वाला केंद्रक जो केंद्र में है, बिल्कुल बीचों बीच है और बड़ा है, और दूसरा ये वाला केंद्रक जो इससे छोटा है और लेंस के आकार का है। तो ये जो बड़ा वाला केंद्रक है, इस केंद्र को हम बोलेंगे कायिक केंद्रक, इसका नाम हम दे देंगे कायिक केंद्रक। और ये जो छोटा केंद्रक है इसको हम बोलेंगे जनन केंद्रक। फिर क्या होगा, कायिक केंद्र के चारों तरफ ये कोशिका द्रव्य जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। ये चारों कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया तो ये हो जाएगा इकट्ठा। और जो भित्ति की तरफ है, भित्ति की तरफ कौन है, जनन केंद्र, उसके चारों तरफ भी धीरे धीरे कोशिका का द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा। तो अब दो कोशिका बन जाएगी, ये कोशिका जो है ये हो जाएगी जनन कोशिका, और ये कोशिका हो जाएगी कायिक कोशिका। फिर से देखिए क्या हुआ, परागकण है और परागकण के अंदर जो केंद्रक है उसमें असमान समसूत्र विभाजन हुआ। असमान समसूत्र विभाजन से सबसे पहले दो केंद्रक बने, एक केंद्रक बना है बीचों बीच, उसको हमने नाम दिया है कायिक केंद्रक। और ये कायिक केंद्रक कैसा है, बड़ा है, गोल है। और दूसरा जो केंद्रक है वो कहां बना, भित्ति की तरफ, उसका नाम क्या दिया, जनन केंद्रक। और ये कैसा है, लेंस के आकार का है। फिर दोनों ही केंद्रक बन जाने के पश्चात अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है उसका भी विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने से दोनों ही केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है तब यहाँ वापस दो कोशिका बन जाती है, एक जो कायिक केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमने से बना है उसको हमने कायिक कोशिका बोला, और एक जो जनन केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमकर बनी है कोशिका, उसको हमने जनन कोशिका बोला। क्लियर। अब देखिए शुरुआत के अंदर जो कायिक केंद्रक है वो होता है गोल, लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे इसका आकार अनियमित हो जाता है। और ये जो भित्ति की तरफ का जो जनन कोशिका होती है, इसका जो जनन केंद्रक है वो होता है लेंस के समान, ठीक है। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे गोल हो जाता है और फिर अंत में तर्कुरूपी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो देखिए ये हो गया दो कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। अब
अब दो कोशिका बनने के बाद में ये फिर से ये एक्साइन हो जाएगा और ये इंटाइन हो जाएगा। अब इंटाइन जो है वो क्योंकि यहाँ पर ये पूरा अलग हो गया, देखिए ये काई कोशिका है। अब इस काई कोशिका में धीरे धीरे समय गुजरने के साथ में ही जनन कोशिका प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ये काई कोशिका जो है वो तो ये हो गई बड़ी, और जनन कोशिका जो होती है वो भी अब भित्ति से हट करके इसके अंदर चली जाएगी, और ये इस प्रकार से जनन कोशिका भी इसी के अंदर आ जाएगी। जनन कोशिका के पास में रिक्तिकाएं जो होती है वो लुप्त हो जाती है। कोई भी जो ऐसा कोशिकांग जो जगह घेरता हो या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता है वो सब उड़ जाते हैं, जबकि कई कोशिका जो होती है उसके पास में सभी जो कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। और जैसे कि तुमको दिख रहा होगा कई कोशिका आकार में बड़ी है और जनन कोशिका आकार में छोटी है। अब यहाँ पर कितनी बार अंतर पूछ लेते हैं कि कई कोशिका और जनन कोशिका में क्या अंतर होता है, तो देखिए कुछ तो मूलभूत अंतर होते हैं कि कई कोशिका जो है उसका केंद्र बीचों बीच में होता है, जनन कोशिका केंद्र शुरुआत में भित्ति की तरफ होता है, और फिर जब डेवलपमेंट होता है तो ये भित्ति जो है वो कई कोशिका में खुद भी चली जाती है। जो जनन कोशिका होती है वो भी खुद भी कई कोशिका में चली जाती है। फिर कई कोशिका का केंद्र शुरुआत में गोल होता है और बाद में धीरे धीरे अनियमित हो जाता है, और जनन कोशिका का जो केंद्र होता है वो शुरुआत में लेंस के आकार का होता है और फिर बाद में धीरे धीरे तर्करूपी हो जाता है। फिर और क्या बोलेंगे हम, दोनों ही कोशिका का जो केंद्रक है उसमें डीएनए की मात्रा तो समान होती है, डीएनए का अमाउंट है वो तो समान होगा, लेकिन आरएनए का अमाउंट अलग अलग होगा ना। देख के पता चल रहा है कि कोशिका द्रव्य ज्यादा किसमें है, कई कोशिका में, तो आरएनए का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा और इसके अंदर आरएनए का अमाउंट कम होगा, और डीएनए का अमाउंट दोनों में समान होगा। ये चीज हमको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब बाद में क्या होगा, ये जो स्थिति आई है वो स्थिति यदि ऐसी की ऐसी रहे, अर्थात परागकण से विभाजन होकर के और दो केंद्र की स्थिति बने, तो या फिर दो कोशिकीय की स्थिति बने, तो दो कोशिकीय की अवस्था जो होती है वो हम देखते हैं लगभग 60% आवर्तबीजीयों में देखने को मिलती है। 60% जो आवर्तबीजी होते हैं, आवर्तबीजी पादप होते हैं, उन 60% आवर्तबीजी पादपों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि परागण से पूर्व परिवर्तन में परागकण के अंदर दो कोशिका बन गई है। एक कोशिका कई कोशिका और दूसरी कोशिका जनन कोशिका। ये 60% आवर्तबीजी पादपों में बनी है, और जो 40% आवर्तबीजी पादप होते हैं उस 40% आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है, 40% आवर्तबीजी पादपों के अंदर ये जो जनन कोशिका होती है ये फिर से वापस समसूत्र विभाजन करेगी और उस समसूत्र विभाजन से ये दो अलग अलग कोशिकाओं में और बढ़ जाती है। देखिए बात जो 40% है उसकी बात कर रहा हूं, 60% में तो यही अवस्था रहती है और फिर परागण हो जाता है, लेकिन 40% में क्या होगा, 40% के अंदर इससे वापस से दो और बनेगी, ये हो जाएगा एक्साइन, ये हो जाएगी कई कोशिका, कई कोशिका का केंद्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा जनन कोशिका, और ये हो जाएंगे जनन कोशिका के दोनों केंद्र। अर्थात जनन कोशिका ने वापस विभाजन किया, जनन कोशिका में वापस कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बन जाती है जिसको बोलते हैं अपन नर युग्मक। दोनों ही नर युग्मक है, ये भी नर युग्मक है और ये भी नर युग्मक है। ये क्या है, ये है कायिक केंद्रक, ठीक है, और ये क्या है पूरा का पूरा परागकण। तो परागकण जो है, यदि परागकण के अंदर 1, 2 और 3 कोशिकीय अवस्था देखने को मिली या 3 केंद्र की अवस्था देखने को मिली, तो वो हमको 40% आवर्तबीजी पादपों में देखने को मिलती है, और यदि हमको 2 कोशिकीय अवस्था मिली तो वो हमको 60% आवर्तबीजी पादपों में देखने को मिलती है। ये दोनों ही कंडीशन क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन के अंदर परागकोश के अंदर ही परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रिकॉशियस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको किसमें पढ़ा है, परागण से पूर्व परिवर्तन के अंदर, क्योंकि अभी परागण हुआ नहीं है, अभी ये जो परागकण है वो कहां पर है, परागकोश के अंदर है। कहां पर है, परागकोश के अंदर है, और परागकोश के अंदर ये
सारी संरचना में बदलाव हो रहा है। तो पहला टॉपिक नर युग्मक जनन का परागण से पूर्व परिवर्तन यहां तक आकर के समाप्त हो जाएगा, और बाकी का जो डेवलपमेंट है वो होगा परागण के पश्चात परिवर्तन में। तो देखिए परागण से पूर्व परिवर्तन में क्या हुआ, एक बार वापस से परागण से पूर्व परिवर्तन में एक कोशिका है जो लघु बीजाणु जनन के दौरान बनी है, उसको हमने नाम दिया परागकण। परागकण के सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, एक्साइन, अलंकृत है, मोटी है, इसका जैविक अपघटन नहीं हो सकता है, इस पूरा पॉलिनिन से निर्मित संरचना है, ये बहुत ज्यादा कठोर होती है। कहीं कहीं पर जहां पर नहीं पाई जाती वहां पर छेद बन जाते हैं, उसको हम जनन छिद्र बोलते हैं, जहां से पराग नलिका निकलती है। क्लियर। दूसरी चीज, अंदर की जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है, उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर होता है असमान समसूत्री विभाजन। असमान का मतलब दो केंद्रक बनेंगे, दोनों ही असमान होंगे, एक केंद्र होगा बड़ा, एक केंद्र होगा छोटा। दोनों ही केंद्रकों में क्या समानता होती है, दोनों ही केंद्रकों में ये समानता होती है कि दोनों के अंदर डीएनए का अमाउंट समान होता है। और दोनों में क्या असमानता होती है, दोनों में ये असमानता होती है कि एक जो केंद्रक है वो तो कई कोशिका बनाएगा जो बाद में जाकर के पराग नलिका बनाती है, और एक जो है वो जनन कोशिका बनाता है और उसके अंदर के केंद्र के विभाजन होने से नर युग्मक बनते हैं। फिर ये जो दो कोशिका बनी, ये शुरुआत के अंदर देखो कैसे होता है, बीच के अंदर काई केंद्र बनता है तो उसके चारों तरफ भी कोशिका द्रव्य आ जाएगा, बड़ी कोशिका बन जाएगी, उस कोशिका को हम काई कोशिका बोलेंगे। फिर जो परिधि की तरफ है वो जनन केंद्रक होता है, भित्ति की तरफ आ जाता है और उसके चारों तरफ भी कोशिका द्रव्य आ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे जनन कोशिका। दो कोशिका बन गई। अब दोनों कोशिका जो है वो शुरुआत के अंदर तो इस प्रकार होती है, लेकिन बाद में जो जनन कोशिका होती है भित्ति की तरफ, वो वापस से इसके अंदर आ जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर की तरफ चलेगी, इस प्रकार की जो अवस्था देखने को मिलती है वो हमको 60% आवृत्ति बातों में देखने को मिलती है, जिसमें हमको दो कोशिका अवस्था दिख रही है, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, दोनों कोशिका दिख रही है इसमें परागकण के अंदर। तो ये दो कोशिका अवस्था कहलाती है। लेकिन 40% आवृत्ति बातों में क्या होता है कि जनन कोशिका जो है वो वापस से जनन कोशिका वापस क्या करती है, समसूत्र विभाजन, और समसूत्र विभाजन करके नलिका बना देती है, दो नलिका बन गए। तो इस प्रकार से कितने केंद्र मिले, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगी 3 केंद्र की अवस्था। ये जो है वो 40% में देखने को मिलती है और ये अवस्था 60% आवृत्ति बातों में देखने को मिलती है, और दोनों ही अवस्थाएं परागकोश के अंदर होती है, इसलिए हम इसको एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये हो गया परागण से पूर्व परिवर्तन। इसके पश्चात होता है परागण के पश्चात परिवर्तन। देखिए परागण के पश्चात परिवर्तन में क्या होगा। अब जो लघु बीजाणु है, हम परागण के पश्चात परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोस्ट डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो परागण के बाद में होने वाला डेवलपमेंट है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर परागण हो गया है, अर्थात जो परागकण है वो किसके ऊपर आ गया, स्टिग्मा के ऊपर आ गया है, वर्तिकाग्र के ऊपर आ गया है। ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र है, ठीक है, स्टिग्मा है। तो ये वर्तिकाग्र जो होता है, उस वर्तिकाग्र के ऊपर की तरफ यहां कौन आ गया है, यहां आ गया है परागकण, ये परागकण आ गया। अब ये परागकण क्या करेगा, जैसे ही परागकण आता है तो हमको मालूम है परागकण के सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, एक्साइन। कौन सी लेयर होती है, एक्साइन होती है। कैसी होती है वो, तो वो होती है मोटी, इस प्रकार से मोटी होती है, अलंकृत होती है बहुत ज्यादा। किसकी बनी होती है, स्पोरोप्लाज्म की बनी होती है, तो ये हो जाएगी एक्साइन। फिर कहीं कहीं पर नहीं है, वहां पर क्या है, ये क्या है, ये मैंने यहां पर क्या बनाया है, ये है जनन छिद्र। अब ये जनन छिद्र जो है, जनन छिद्र, इसके बाद में मैं क्या बनाऊंगा, यहां पर यहां बनाएंगे हम बड़ी वाली कोशिका, और ये उसका केंद्रक, क्या नाम है इसका, कायिक केंद्रक, कायिक
केंद्रक, और इसके अलावा ये है, इसका क्या नाम है, जनन केंद्रक। अब देखिए परागण हो गया, परागण से परागकण वर्तिकाग्र पर आ गया है। परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र के ऊपर देखो एक तो नमी होती है और शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है, नमी होगी और शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा। तो शर्करा को और नमी को दोनों को ही परागकण की कोशिका अवशोषित करती है, क्योंकि बाहर वाली जो भित्ति है वो तो मोटी है, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अंदर वाली जो भित्ति है, ये वाली भित्ति है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, जो सामान्य सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, वो शर्करा और नमी को अवशोषित करती है, और शर्करा और नमी को अवशोषित करके अपने अंदर के आयतन में वृद्धि करती है। क्या करती है? अपने अंदर के आयतन में वृद्धि करती है। जब आयतन में वृद्धि हो जाती है, जब वॉल्यूम जो है उसका बढ़ जाता है इसके अंदर के कोशिका द्रव्य का, तो क्या होता है, तब कायिक केंद्रक जो है वो आगे की तरफ आ जाता है, अर्थात ये कायिक केंद्रक कहां आ जाएगा, ये कायिक केंद्रक यहां आ जाता है। ठीक है, और उसके पीछे जनन केंद्रक है ये। फिर कायिक केंद्रक जैसे ही यहां आएगा और आयतन में वृद्धि होगी, तब इस जनन छिद्र से कायिक केंद्रक अपनी कोशिका से पराग नलिका बनाएगा। ये इस प्रकार से नलिका बनेगी। ये किसी भी छिद्र से जो नीचे होगा उस छिद्र से निकल सकती है और ये पराग नलिका बन जाएगी। इस पराग नलिका में पहले आगे की तरफ कौन प्रवेश करेगा, तो पहले आगे की तरफ कायिक केंद्रक प्रवेश करेगा। ये पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां आया, ये हो गया कायिक केंद्रक। ठीक है, ये हो गया कायिक केंद्रक। अब इसके पीछे क्या है, जनन केंद्रक। वो जनन केंद्रक भी पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया जनन केंद्रक, यहां पर ये रहा जनन केंद्रक, पीछे की तरफ आना शुरू हो गया। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 60% आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो दो कोशिकीय अवस्था में परागण होता है, उसके पश्चात तो दो कोशिका तैयार हो रही, और 60% आवर्तबीजी के अंदर तीसरी कोशिका, तीसरा केंद्रक जो है वो यहां बनता है पराग नलिका बनने के पश्चात। तो ये पराग नलिका जो है, पराग नलिका, ये पराग नलिका कायिक केंद्रक जो है उसके आगे की तरफ जाने से बनी है। किससे बनी है, तो पराग नलिका का निर्माण जो है वो कायिक कोशिका से हुआ है। कौन सी कोशिका से? कायिक कोशिका से हुआ है, क्योंकि खुद नर जो जनन केंद्रक है वो भी जनन कोशिका के रूप में कायिक कोशिका के अंदर था। तो लुढ़केगा कौन? लुढ़केगा कायिक कोशिका, और उसी कायिक कोशिका के लुढ़कने से या कायिक कोशिका के अंदर के आयतन में वृद्धि होने से पराग नलिका का निर्माण होगा। और पराग नलिका के निर्माण में सबसे आगे की तरफ भी कौन रहेगा? कायिक केंद्रक रहेगा, और पीछे की तरफ जनन केंद्रक आ जाएगा। अब ये जो जनन केंद्रक आया है, वो जनन केंद्रक वापस से विभाजन करेगा, और विभाजन करके दो केंद्रक बना देगा, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों ही केंद्र कैसे तर्करूपी हैं, तो ये दोनों ही युग्मक हो जाएंगे। जनन केंद्र के बाद में विभाजन होने से नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए नर युग्मक कितने बने हैं? दो, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये क्या है? ये है कायिक केंद्रक। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो अंकुरण हुआ है, जर्मिनेशन जो हुआ है, वो किसका जर्मिनेशन हुआ है? परागकण का अंकुरण हुआ है। इसको अपन परागकण के अंकुरण वाले टॉपिक में भी पढ़ते हैं। अगर पूछ ले परागकण के अंकुरण को समझाइए, तो परागकण का अंकुरण कैसा होता है, इस प्रकार से परागकण का अंकुरण हुआ है। या पूछ ले अगर कि नर युग्मक जनन को समझाइए, तो नर युग्मक जनन के अंदर हम दो टॉपिक लेंगे, पहला परागण से पहले और फिर परागण के पश्चात। परागण से पहले दो कोशिका अवस्था बन जाएगी 60% आवर्तबीजी पादपों में, और परागण के पश्चात वर्तिकाग्र पर आने के बाद में कायिक कोशिका पराग नलिका बना देगी, और जो जनन कोशिका होती है उससे जनन केंद्र में विभाजन होने से दो नर युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा नर युग्मक जनन। जेबी अमीकी नाम का एक वैज्ञानिक था, जेबी अमीकी। जेबी अमीकी नाम के वैज्ञानिक ने
पोर्चुलेका नामक पादप के अंदर पराग नलिका की खोज की थी सबसे पहले, और सबसे लंबी पराग नलिका जो होती है वो मक्का की पराग नलिका होती है। ये हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज खत्म। नर जननांग के अंदर ये अंतिम टॉपिक था। नर जननांग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए थे? पहला टॉपिक आया था पराग कोश की संरचना, फिर दूसरा कौन सा टॉपिक आया? लघु बीजाणु जनन, फिर तीसरा कौन सा टॉपिक आया? लघु बीजाणु या फिर परागकण, फिर चौथा टॉपिक का नाम क्या था? चौथे टॉपिक का नाम था परागकोश का स्फुटन, और पांचवें टॉपिक का नाम क्या था? नर युग्मक जनन। ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए आज। फिर हम बात करेंगे मादा जनन। ये मादा जो जननांग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और उसके अंदर गुरु बीजाणु किस प्रकार से बनता है, भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है। फिर हम बात करेंगे निषेचन किस प्रकार से होता है, मतलब ये जो नली बनी है वो आगे जाकर किस प्रकार से निषेचन करेगी। वो सभी टॉपिक हम मादा जननांगों को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे।